और मेथोडोलॉजी यही रखें कि आप नोट्स बनाते जाएँ, इसके जितने भी की पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं वो बनाते जाएँ। बट इससे अलग कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएँगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एसपीएससी एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम सॉल्व करेंगे वेक्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं हम इसी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते करते क्लियर करते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पर जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करवा रही हूँ तो जस्ट वीडियो को ना देखें, अपने साथ एक पेज और पेन ज़रूर रखें जिस पर चैप्टर की हेडिंग देके वेक्टर्स की आप जो टॉप आपको पॉइंट्स लगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, उनको सेव करते जाएं अपने पास, ताकि जब टेस्ट करीब आए तो आप उनको डायरेक्टली रिवाइज कर सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एमसीक्यूज है, अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय। यहाँ पर आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए किसकी, स्केलर्स की और वेक्टर्स की। तो स्केलर हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, जब आप एक स्केलर को मेजर करेंगे तो आप उसको यूनिट से और उसके मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे अगर आप मास की मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मास की मेजरमेंट हो रही है तो उसका यूनिट किलोग्राम होगा और उसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा, जैसे 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, इस तरीके से ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ऐसे नहीं कहेंगे कि 5 किलो इंटू द ईस्ट, टूवर्ड द ईस्ट, टूवर्ड द वेस्ट, इस तरीके से हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे स्केलर क्वांटिटी की। जबकि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जब आप इसको स्पेसिफाई करोगे तो यूनिट और मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप इसकी डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करोगे। जैसे कि अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट बताते हुए ना सिर्फ आप कहोगे 5 मीटर आगे जाना है, बल्कि बताओगे कि 5 मीटर नॉर्थ की तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है, वेस्ट की तरफ आना है या फिर साउथ की तरफ आना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय। वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड से भी स्पेसिफाई किया जाता है, यूनिट से भी, डायरेक्शन से भी। तो ऑप्शन डी होगा, यानी ऑल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है तो जिसके लिए डायरेक्शन नीडेड नहीं है। तो जैसे मास है, मास के लिए डायरेक्शन नीडेड नहीं होती, हम डायरेक्ट कहते हैं 5 किलोग्राम। जबकि डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, टॉर्क है, इनके लिए डायरेक्शन जो है वो ज़रूरी होती है। उसके बाद है कि व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड वी गेट। अब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हुए हमें कौन सा वेक्टर मिलता है, यानी यूँ कह रहा है कि एक वेक्टर है, अगर हम उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो वो जो वेक्टर मिलेगा उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की कुछ बातें और भी याद रखें कि अच्छा, मैं जो बताती जा रही हूँ वो नोटिस भी करते जाए अपने अपने रजिस्टर में। यूनिट वेक्टर की कुछ और बातें याद रखें कि जब ये यूनिट वेक्टर फाइंड आउट हो जाता है फिर आप इसी का जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे। एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। और जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, ये भी याद रख लें। जैसे अगर आई कंपोनेंट है तो वो एक्स एक्सिस की तरफ होगा, अगर जे है तो वो वाई एक्सिस पर होगा, अगर जेड आई यूनिट वेक्टर है तो वो जो है वो जेड, सॉरी, के कंपोनेंट जो है वो जेड एक्सिस पर होगा। इस तरीके से ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है और यूनिट वेक्टर के ऊपर हम कैप लगाते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो डेफिनेशन क्या गिवन है कि व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। ठीक है, नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जब हम जिसका कोई मैग्नीट्यूड ना हो, जीरो मैग्नीट्यूड हो और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्ररी हो। डायरेक्शन नहीं हो ये नहीं कह सकते, डायरेक्शन आर्बिट्ररी हो, यानी कि या तो सारी डायरेक्शंस होंगी या तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी इसकी, नल वेक्टर की। नल वेक्टर कब मिलता है, जब ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, उनको जब हम प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। और ऐसे वेक्टर की प्रोडक्ट को हम क्या कह रहे हैं नल वेक्टर कह रहे हैं। पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं वो ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो उसे हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर जो होते हैं वो पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है तो पोजीशन वेक्टर जो होता है वो पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। जैसे आई जे के जो है ये इसके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं पोजीशन वेक्टर के। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नल वेक्टर इज, तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन आर्बिट्ररी होती है। सम ऑफ द वेक्टर्स इज इक्वल टू अ सिंगल वेक्टर। जब हम जो है वेक्टर्स का सम कर रहे होते हैं तो उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर n देन इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय। जब हम एक वेक्टर a को मल्टीप्लाई करेंगे n से तो इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। एंड देन वी हैव व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर। जब आप एक वेक्टर है a
उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नेगेटिव नंबर से -n से, तो क्या होगा, ये वेक्टर जो होता है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। यानी अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो वेस्ट की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी, अगर नॉर्थ की तरफ था तो साउथ की तरफ इसकी डायरेक्शन जो है वो फ्लिप कर जाएगी। यानी 180 से इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। जबकि अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे, +5 +6 किसी भी नंबर से पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होगी। तो जैसे कि यहाँ पर हमसे नेगेटिव नंबर का पूछा जा रहा है तो इट विल बी चेंज बाय 180। स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इस तरीके से है कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पर है, यूं लिखते हैं हम इसको, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पर है, इसका वाई कंपोनेंट 0 है। अगर कोई वाई कंपोनेंट वाई एक्सिस पर वेक्टर है तो उसका एक्स और जेड कंपोनेंट 0 है। जैसे एक्स के लिए वाई और जेड 0 है, ठीक है। जेड वेक्टर के लिए उसका वाई और एक्स दोनों 0 है, ये जेड एक्सिस पर ही है, ठीक है। ये इस तरीके से आउटवर्ड जा रहा है, आउटवर्ड द प्लेन। लेकिन अगर कोई वेक्टर एक्स या वाई के साथ कोई एंगल बना रहा है, अब ये जो वेक्टर है ना ये एंगल बना रहा है, इस वजह से इसका कुछ कंपोनेंट एक्स पर है तो कुछ कंपोनेंट इसका वाई पर है। तो हम ब्रेक कर लेते हैं। लेट सपोज अगर ये वेक्टर एफ था तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे कि एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है। इसके ये दो कंपोनेंट है कि कुछ हिस्सा इसका एक्स पर है कुछ वाई पर है। फिर हम इसको फाइंड आउट करते हैं। एफ एक्स के लिए हम लिखते हैं एफ कोस थीटा, जो फोर्स होगी उसका कोस एंगल निकाल लोगे, कोस थीटा। और अगर एफ वाई फाइंड आउट करना है तो एफ साइन थीटा, ठीक है। ये आगे एक एमसीक्यूज भी आएगा इससे रिलेटेड जो हम सॉल्व करेंगे। याद रखें कोस और साइन के जितने भी एंगल्स हैं ना वो याद कर लें कि 30 पर कोस की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है। तो 0 पर भी याद रखें, 30 पर याद रखें, 60 पर, 90 पर, ये तो लाजमी याद रखें, ठीक है। फिर ये है कि जो 90 पर वैल्यू होती है वही हमें 270 पर मिल रही होती है। इस तरीके से जो 0 की वैल्यू होती है वो 180 पर मिल रही होती है लेकिन नेगेटिव में, ठीक है। आगे जाके कुछ एमसीक्यूज हम और सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा। एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बीच में हमेशा एंगल 90 की होगी। What is the resultant of 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। हमारे पास दो फोर्सेज हैं, F1 जो है वो 3 न्यूटन है और F2 जो है वो 4 न्यूटन की फोर्स है। आपसे ओवरऑल रिजल्ट पूछा जा रहा है जबकि एंगल जो है वो 90 गिवन है। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें कि जब आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हो, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हो एक्चुअली, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि फॉर्मूला ये वाला लगता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, ठीक, ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन अगर आपके पास एंगल 90 हो जाए, स्पेसिफाई कर दें अगर आप 90 के एंगल को, तो ये पोर्शन जो होगा वो यूज़ नहीं होगा और डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाओगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस के फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए कि अगर 90 एंगल है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और अगर 90 के अलावा कोई फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला जो है वो 90 के अलावा कोई एंगल है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी, ठीक। जैसे F1 जो है वो 3 का स्क्वायर है प्लस F2 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा 16, 9 प्लस 16 हो जाएगा 25 और √25 5 के इक्वल है। तो 5 जो है इसमें ऑप्शन बी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट नोटिस करवा देती हूँ कि ये जो पेयर है 3 एंड 4 का, इसका आंसर आ रहा है 5, ठीक है। जब भी एक फोर्स 3 की होगी दूसरी 4 की होगी तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। एंगल क्या होने चाहिए, 90। अगर 90 एंगल पर ही इसका डबल दे दे आपको, 3 to the 6 4 to the 8, यानी इस तरीके का पेयर आ जाए तो आप रिजल्ट का भी डबल कर दो, यानी 5 का डबल 10 कर दो। तो यहाँ से आपका ना टाइम सेव हो जाएगा और एमसीक्यूज करते हुए ना आपको ये जो है सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप 10 को टिक लगा लोगे या इसका ट्रिपल आ जाएगा तो आप 5 का ट्रिपल कर दोगे। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, इफ़ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मैक्स एन एंगल 30 विद एक्स एक्सिस, एक फोर्स है 10 न्यूटन की और एक्स एक्सिस के साथ वो जो है वो एंगल बना रही है 30 की। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके साथ ये बन गई 30 की एंगल और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन है। हमसे इसका एक्स कंपोनेंट पूछा जा रहा है। तो रिजोल्यूशन से हमने एक फॉर्मूला सीखा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कोस थीटा, ठीक है। एफ जो है वो 10 न्यूटन है, कोस थीटा, कोस कौन सा लगाना है, 30। कोस 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इट इज़ 0.866,
ये भी वैल्यू है या फिर √3/2, वो डिपेंड करता है ऑप्शंस पर। ऑप्शन हमारे इससे रिलेटेड है तो यही वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। अब 10 को मल्टीप्लाई कर दे 0.86 से, ये 0.8 एक पॉइंट डिजिट आगे शिफ्ट करेगा, जितने जीरो होंगे उतना पॉइंट को हम आगे ले जाएंगे, तो आंसर विल बी 8.66। ठीक है जी, तो यहाँ पर 8.66 सी ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद है 2 फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन एंड 7 न्यूटन आर एक्टिंग टू एन ऑब्जेक्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ देयर रिजल्टेंट। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दो फोर्सेज की हम कैसे निकाल सकते हैं? याद रखिए, जब भी दो फोर्सेज आपको गिवन हो उनका सम निकाल लें, दैट इज 17। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 17 से ज़्यादा नहीं होगा, और इनका जो सब्ट्रैक्शन है 10 - 7 = 3, 3 से कम इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो मिनिमम रिजल्ट ये होगा और मैक्सिमम रिजल्ट ये होगा। ठीक है, तो आपसे किस चीज़ का पूछा जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो वो 3 होगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वी हैव पोजीशन वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन इज रिटन एज। पोजीशन वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, तो इसका जो है पोजीशन वेक्टर निकालना है दिस वन, एक्स आई वाई जे। ठीक है, एक्स एक्सिस पर आई कंपोनेंट आएगा, वाई एक्सिस पर जे, बाकी इसका जेड कंपोनेंट तो वैसे ही जीरो होना है, तो और बाकी के ऑप्शन जीरो मतलब गलत हैं। ओके, अगर वाई जेड होता तो हम ये वाला ऑप्शन जो है टिक करते, और अगर वाई इसके अलावा कोई होता है तो हम नन को टिक कर लेते। इफ़ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अलॉन्ग एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड इट्स कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस विल बी। अब एक फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस पर एक्ट कर रही है, तो वाई एक्सिस पर उसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, जीरो। डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर, एक रिजल्टेंट वेक्टर यानी जब रिजोल्यूशन आप कर रहे हो तो उसके वेक्टर की डायरेक्शन इस फॉर्मूला से आती है, tan इनवर्स RY/RX। स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि ऊपर x की वैल्यू रख के अपॉन में नीचे जो है वो रख लेते हैं y की वैल्यू, तो ऐसा नहीं है। नॉमिनेटर में y रखा जाएगा और डिनोमिनेटर में x की वैल्यू रखी जाएगी, यानी हमारे पास दो फोर्सेज हैं तो FY/Fx रखा जाएगा। इफ बोथ द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर नेगेटिव देन वेक्टर इज इन, ये यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि ये देखें इस तरीके से डिवाइड कर लें। अब ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये पोर्शन पूरा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। ये मैंने मैथमेटिक्स के लेक्चर में भी सिखाया हुआ है। अब देखिए किस क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं, ये सवाल में पूछा जा रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें देखिए एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, सो इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी। इफ ए एंड बी आर एंटी पैरेलल देन दे आर स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पर एक और कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, जिसकी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँगी तो एमसीक्यूज भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट, ऐसे दो वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो भी रिजल्टेंट आया वो स्केलर क्वांटिटी हो तो उसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि वर्क है तो वर्क एक स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि ये फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जब डिस्टेंस के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ तो मिलता है। अब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर्स हैं, लेकिन वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। उसके अपोजिट होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है उसमें ऐसे दो वेक्टर्स ए एंड बी, लेट सपोज, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। ठीक है, जैसे टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर, तो आर जो है वो मोमेंट आर्म, सॉरी मोमेंट आर्म भी एक वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर है, और टॉर्क जो है वो भी एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो डॉट रखते हैं, ए डॉट बी। इस तरीके से वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि जब इनको हम शो करते हैं तो ए क्रॉस बी से हम इसको शो करेंगे। मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है इसका, तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा, हम इसका कोस थीटा निकाल लेंगे। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो फिर ए बी साइन थीटा, साइन थीटा की जो है एंगल यूज होगी। ठीक है, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कुछ और प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए कोस एंगल जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर याद रखें कि कोस 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, जीरो एंगल पर कोस जो होता है वो 1 होता है। जीरो का हम पैरेलल भी कह सकते हैं। जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे या उनके बीच में एंगल 0 होगा तो आपको जो डॉट प्रोडक्ट मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। जब भी इन दोनों के बीच में 180 का एंगल होगा, यानी कि एंटी पैरेलल होंगे, तो जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो नेगेटिव होगी।
और जब भी एंगल 90 होगा दैट मीन्स परपेंडिकुलर। जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो कोस 90 जो होता है वो इक्वल होता है 0 के, दैट्स वाई आंसर भी क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होती है 0 पर, 0 कब होती है 90 पर, और नेगेटिव कब होती है 180 पर। उसके अपोजिट जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसमें साइन एंगल जो है वो 90 पर होता है 1। दैट मीन्स जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम 90 पर, मिनिमम किस पर हो जाएगी, अगेन इट इज़ 180। और जो ज़ीरो है वो किस पर होगी, वो ज़ीरो पर होगी। ठीक है, तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनकी वेक्टर प्रोडक्ट 0 होगी जबकि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी। ओके, यहाँ से कुछ और पॉइंट्स भी हमारे पास आ जाते हैं, जैसे आई कंपोनेंट है ये प्रॉपर्टीज़ में आता है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि स्केलर प्रोडक्ट जो है ना वो एसोसिएटिव लॉ को ओबे नहीं करता। ये आप पॉइंट्स नोटिस करते जाएं, एसोसिएटिव लॉ को ये ओबे नहीं करता। और वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। अब एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव मैथमेटिक्स में मैंने बता दिया था, वहाँ से आप अगर पढ़ा है तो आ जाएगा, यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाती है वरना। अच्छा, इसके अलावा स्केलर प्रोडक्ट में अगर आई डॉट आई है यानी सिमिलर वेक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 1 होगी। ठीक है, आई जे डॉट जे है तो ये भी 1 होगा, अगर के डॉट के है तो ये भी 1 के इक्वल होगा। ओके, सॉरी मैंने मिस्टेक कर लिया, इट विल बी 0, नो इट इज़ 1। अगर वेक्टर प्रोडक्ट होगा यानी आई क्रॉस आई जो है वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल पर वेक्टर प्रोडक्ट 0 है। के क्रॉस के जो है वो भी 0 है, जे क्रॉस जे भी 0 है। ठीक है, ये आप पॉइंट नोटिस करते जाएं, एमसीक्यूज आते हैं इसमें से बहुत ज़्यादा। अब अगर अपोजिट हैं जैसे कि आई डॉट जे है तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, आई डॉट के है वो भी 0 के, यानी अपोजिट पोजीशन वेक्टर्स जो होंगे वो 0 के इक्वल होंगे। जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में अगर अपोजिट है जैसे आई क्रॉस जे है तो वो जो थर्ड कंपोनेंट रह गया वो आंसर उसी के इक्वल आएगा, आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के, या फिर जैसे जे क्रॉस के इट विल बी इक्वल टू आई। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट नोटिस कर ले कि अगर हम इसको रिवर्स कर दें यानी आई क्रॉस जे है तो इसके बजाय हम कर दें जे क्रॉस आई, तो जैसे कि हमने बता दिया कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता, इस वजह से आंसर नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर ये के है तो माइनस के हो जाएगा, तो आई जे के लिए के और जे आई के लिए माइनस के। इसी तरीके से अगर जे के है तो आंसर होगा आई, और अगर के जे होगा, के क्रॉस जे होगा तो आंसर विल बी माइनस आई। तो आई होप कि ये सारी बातें आपके जहन में बैठ गई होंगी। अब हम एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। इफ़ ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, अगर एंटी पैरेलल है ए एंड बी, एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, एंगल इज 180, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट 180 पर नेगेटिव होता है, इट विल बी माइनस ए बी। ठीक है, नेगेटिव, तो हम इसको माइनस ए बी कोस थीटा की तरफ ले जाएंगे, इस तरीके से होगा ये। चूज स्केलर प्रोडक्ट, इसमें से स्केलर, अच्छा यहाँ पर ना कोस थीटा, अगर हम कोस 180 को सॉल्व कर ले तो आंसर माइनस ए बी ही आएगा, सॉरी। चूज स्केलर प्रोडक्ट, इसमें से स्केलर प्रोडक्ट कौन सा है, तो टॉर्क एक वेक्टर प्रोडक्ट है, वर्क स्केलर है, पावर भी स्केलर है, बहुत बी एंड सी ऑप्शन होगा। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, ये डॉट प्रोडक्ट के लिए आपसे पूछा गया है, आई जे के इक्वल है, नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में अपोजिट पोजीशन वेक्टर का आंसर 0 होता है, आई डॉट जे इज इक्वल्स टू 0। अभी अभी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया। इफ़ ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस, व्हाट विल बी ए डॉट बी। याद रखें कि अगर दो वेक्टर्स आपको गिवन है उनकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है तो आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर आ रहा है -4। ठीक है, 4 जे को 2 जे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 टू द 8, के को के से मल्टीप्लाई कर दे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +5, माइनस का 4 प्लस का 8 बचेगा +4 +5 और आंसर विल बी +9, दैट इज ऑप्शन ए। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का कहता ना तो हम इसको मैट्राइसिस के फॉर्म में रखते पहले, यानी 2 4 5 को रख लिया पहले, 2 4 5, और फिर बी की वैल्यू को रख लिया -2 2 एंड 1, मैट्राइसिस के फॉर्म में रख के जैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं ना
डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं आप मैथमेटिक्स के मैट्रिसेस से देख लीजिएगा। तो डिटर्मिनेंट जो होगा वही क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट के लिए सिंपल आप आई को आई से, जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी लास्ट के 5 एमसीक्यूज रह गए। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो। स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर की जीरो तब होती है जब एंगल 90 हो, यानी इट राइट एंगल। अभी अभी डिस्कस किया था ये भी, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ऑल, वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, जबकि स्केलर एसोसिएटिव को। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। जबकि अगर हम हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की बात करें, यानी हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राई रेक्टेंगल के सॉरी ट्राइंगल के। सिलेक्ट करेक्ट वन। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जे के जो है वो आई के इक्वल है, बिल्कुल करेक्ट है। जे के माइनस आई के इक्वल नहीं हो सकता, और जे के भी इक्वल नहीं हो सकता, ना ही ये के इक्वल हो सकता है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, जैसे आई क्रॉस आई है, दिस इज सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये ज़ीरो के इक्वल है। सो हियर इट एंड्स। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये लेक्चर कम्प्लीटली समझ में आया होगा। और मेथोडोलॉजी यही रखें कि आप नोट्स बनाते जाएं, इसके जितने भी की पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं वो बनाते जाएं। इससे अलग कोई एमसीक्यूज नहीं आएंगे इंशाल्लाह। विश यू बेस्ट ऑफ लक। रमज़ान है, रोज़े भी रखें, दुआएं भी करें और पढ़ते भी रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।